बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी 9th का ये है पहला चैप्टर, और इसके साथ हम लोग लगातार 9th का 10th का और 11th और 12th का भी समाप्त करेंगे और उसको जानेंगे। इसमें आपको टीआरई 4 से जो बच्चे आ रहे हैं देने के लिए, आपको पता है कि टीआरई 2 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और पॉलिटिकल साइंस से मैं टीचर हूँ। तो मैंने जब पढ़ा था एनसीईआरटी, उससे कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए थे, और उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप एनसीईआरटी को कवर करें। और इसमें एससीईआरटी के भी कुछ पार्ट मिलते हैं, और एससीईआरटी के भी जो एनसीईआरटी से कम है उनको बाद में हम लेके आएंगे, और जो भी 1 या 2 दिन का रहेगा उसको हम बता देंगे। तो आइए हम लोग आज से एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। ये पहला चैप्टर है, इसका परिचय देता है, और इसको आप अपने से भी पढ़ लेंगे कि लोकतंत्र को कैसे आगे बढ़ाया गया और विश्व में जो लोकतंत्र है पिछले 100 सालों में कैसे आगे बढ़ा है धीरे धीरे करके, इसकी चीज में परिचय बताते हैं। और इस चैप्टर में आपको 2 देशों के बारे में बेसिकली जिक्र किया है, एक है चिली और दूसरा है पोलैंड। तो आइए यहाँ से देखते हैं हम लोग। ऊपर वाला आप देख लेंगे जो परिचय है। तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में चिली नामक एक देश है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मैं लाइन भी बनाता रहूंगा जिससे कि आपको आसानी रहेगा। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में चिली नामक एक देश है, और आयांदे नामक व्यक्ति चिली में सोशलिस्ट पार्टी, आयांदे एक सोशलिस्ट पार्टी के हैं। अभी चाहूंगा, लेट हो रहा है, पिन सही से काम नहीं कर रहा है। चलिए काम चलाते हैं। आयांदे नामक व्यक्ति ने चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, और उसके उपरांत 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। ये इसको आप लोग नोट कर लेंगे, पॉपुलर यूनिटी सोशलिस्ट पार्टी। और स्थापना किसने किया, कहां पे, आयांदे नामक व्यक्ति ने। ठीक है। आयांदे राष्ट्रपति चुने जाते हैं और सामाजिक सुधार में बहुत सारे काम करते हैं। जैसे उन्होंने काम किया, मजदूरों की दशा में सुधार किया, शिक्षा प्रणाली में सुधार किया, इसके साथ साथ ये बच्चों को दूध बांटे, भूमिहीन किसानों को जमीन दी। और इस समय चिली की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इस समय विदेशी कंपनियों देश के तांबा उत्पादक, तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा बड़े पैमाने पर देश से बाहर ले जा रही थी और काफी मुनाफा कमा रही थी। राष्ट्रपति सल्वाडोर आयांदे ने, इनका पूरा नाम था सल्वाडोर आयांदे ने, विदेशी कंपनियों के इन कृत्यों का विरोध किया, और चिली में के चर्च, जमींदार वर्ग, अमीर लोगों ने तथा कई राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति की इन सुधार कार्यक्रमों का विरोध किया एवं उनके षड्यंत्र में शामिल हो गया। यह था कि चिली के जो राष्ट्रपति एक चुने गए, सल्वाडोर आयांदे, देश में सुधार करने के लिए उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, सोशलिस्ट पार्टी, और 1970 में ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन के माध्यम से ये बनते हैं, और उसके बाद देश में क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं, शिक्षा में सुधार करते हैं, मजदूरों की दशा में सुधार करते हैं, बच्चों को दूध बांटने का काम करते हैं, और भूमि किसानों को जमीन देते हैं। लेकिन ये काम वहां की विदेशी कंपनियां जो तांबा निकाल रही थी, उनको मुफ्त में मजदूर मिल रहे थे, उनको शोषित कर रहे थे, उनको ये ठीक नहीं लगा, और उनसे फायदा कमाने वाली जो कंपनियां, जो नेता थे, वो भी उन कंपनियों के दबाव में राष्ट्रपति का विरोध करने लगे। और आप लोग देश में भी देख सकते हैं, हम कुछ यहाँ कहेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विरोध करने लगे, और आयांदे को उनके पद से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा जाने लगा। फलतः 11 दिसंबर 1973 को
ये डेट याद रखिएगा, 11 सितंबर 1973 को नौसेना के एक समूह ने चिली के प्रसिद्ध बंदरगाह, चिली में एक बंदरगाह है, पर कब्जा कर लिया। किसने? नौसेना ने। कब? 11 सितंबर 1973 को। और देश के रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। राष्ट्रपति अयांदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति नहीं माने, वो कहे कि हम नहीं जाएंगे, रहेंगे तो देश में ही रहेंगे, देश को छोड़ के कहीं जाने वाले हम नहीं हैं। सेना कुछ करती, इसके पहले उन्होंने रेडियो पर देश के नाम अपना संदेश दिया। देश के नाम अपना एक संदेश दिया उन्होंने, और उस संदेश में कहा कि मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, उनके स्पष्ट ये शब्द थे, मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगे, तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौरे से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सबेर भी स्थितियां बनेंगी ही, जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद, चिलीवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये इनके अंतिम शब्द थे रेडियो पे, और इसके आखिरी शब्द के साथ ही इनको ये एक और कुछ शब्द इसमें जोड़े कि ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। इस प्रकार यहाँ पे 3 है कि क्या राष्ट्रपति अपने भाषण में मजदूरों की दशा में सुधार के बारे में इशारा करते हैं? राष्ट्रपति का विरोध कौन लोग कर रहे थे, ये आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अमीर लोग राष्ट्रपति से नाखुश क्यों थे? जो अमीर लोग थे राष्ट्रपति से नाखुश क्यों थे, ये आप अभी बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि अमीर लोग क्यों नाखुश थे, और राष्ट्रपति के भाषण में मजदूरों के बारे में सुधार इशारा था कि नहीं, और राष्ट्रपति का विरोध कौन लोग कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार 11 सितंबर 1973 को जनरल अगास्तो के नेतृत्व में जनरल अगास्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से यूएसए, इसमें हर जगह यूएसए, उस समय तो यूएसए और यूएसएसआर, आपको पता है उस समय शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार, और उसमें हर जगह या तो अमेरिका रहता था कहीं सत्ता गिराने में, या यूएसएसआर रहता था। ये दोनों अपना विरोध जताने के लिए दूसरे देशों में सत्ता परिवर्तन करते रहते थे। यहाँ पे अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं राष्ट्रपति अयांदे की हत्या कर दी। 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? सैनिक तख्ता पलट, जहां सैनिक आके राष्ट्रपति को या जो शासन करता है उसको हटाकर अपने शासन करने लगते हैं, इसको ही सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। ठीक, तो सैनिक तख्ता पलट किसे कहते हैं? तो जब सैन्य अधिकारी या जनरल या सेना शासन कर रहे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को हटा के खुद शासन करने लगे तो उसको सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। चलिए आगे इसको लिख लीजिएगा, जो बोले हैं पीछे करके रोक के ये पूछता है। तख्ता पलट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल अगास्तो पिनोसे देश के राष्ट्रपति बन बैठे। पिनोसे की सरकार ने आयांदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वाले का दमन किया, उनकी हत्या कराई। आयांदे की बेटी एवं परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों को लापता कर दिया, इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं था।
पिनोशे की सैनिक सरकार ने 17 वर्षों तक चिली में शासन किया। पिनोशे का सैनिक शासन 17 वर्षों तक चिली में शासन किया। पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने चिली में जनमत संग्रह करने का फैसला किया। हाँ, तो बताइए जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह होता है कि लोगों का विचार जानने के लिए लोगों से पूछा जाता है, और इसमें लोगों ने कहा कि नहीं, आप सत्ता के लिए सही नहीं है। जनमत संग्रह कराया, लोगों से पूछा जाके, तो वहां फैसला आया सही नहीं था, तो इसने अपना पद छोड़ दिया। जनमत संग्रह में पिनोशे की सत्ता को देश की जनता ने भारी बहुमत से ठुकरा दिया, नहीं मानी कि आप इस सत्ता के लिए कायल नहीं है, ठीक नहीं है। इस प्रकार चिली की जनता ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सजा दे दी। इस प्रकार चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। आगे देखिए, अभी तक चिली में 4 बार चुनाव हो चुके हैं। ये 2006 तक का है, अभी तो 4, 5, 6 बार हो गया होगा। ठीक है, अभी कई बार हो गया होगा, आप गिन लीजिए। और 5 साल पे चुनाव होते हैं। ये थोड़ा एनसीईआरटी पुरानी है, तो इसमें विचार पर कर है। इन चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों ने भाग लिया और कई दलों ने सरकार बनाई। अब चिली में शासन में सेना की भूमिका समाप्त हो चुकी है। वर्ष 2006 में जनवरी में राष्ट्रपति के चुनाव में चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख अल्बर्टे वेसेल, जिनकी हत्या 1973 में के विद्रोह में के दौरान कर दी गई थी, उनकी ही पुत्री, जो 1973 में मारे गए थे, एक सेना प्रमुख, उनका नाम था अल्बर्टे वेसेल। उनकी पुत्री हैं एक मिशेल वेसेल, वो जीती हैं, 2006 में जीती थी। आज चिली एक लोकतांत्रिक देश है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लंबे संघर्ष के बाद ही चिली के लोगों ने देश में लोकतंत्र की स्थापना कर दी। इसमें है कि खुद करे खुद सीखे, ये आप लोग देख सकते हैं कि नक्शे में चिली की खोजें, आप खोज करिए, उसको रंग से भरिए, नक्शे से पता करो कि हमारे देश में किस प्रकार राज्य का आकार चिली के आकार से मिलता जुलता है। और ये भी पता करना है कि देश में यह पता लगाओ कि चिली के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि चिली के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आइए आगे देखते हैं। पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में साम्यवादी दलों का शासन स्थापित हुआ। इन देशों के शासकों तथा साम्यवादी दलों को पूर्व सोवियत संघ के साम्यवादी शासन वाले देशों में एक पोलैंड भी था। 20वीं शताब्दी जब थी, उस समय पूर्वी यूरोप के अनेक देश साम्यवादी हो गए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी हमने कहा था कि देश में 2 यूएसए और यूएसएसआर, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था में संघर्ष, कोल्ड वॉर चल रहा था। और इसकी वजह से कुछ यूएसए चाह रहा था कि मेरे समर्थक में देश आ जाए, और यूएसएसआर चाह रहा था मेरे समर्थक में आ जाए। इसी में था कि पूर्वी यूरोप के कई सारे देश जो थे वो क्या हो गए थे, साम्यवादी देश हो गए थे। और पोलैंड किसके है, यूक्रेन, जो आज आपका दिख रहा है, यूक्रेन भी कभी यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था। और यूक्रेन से सटा हुआ देश कौन है, पोलैंड है। तो एकदम रसिया, यूएसएसआर जो था आज का रसिया, आप समझ सकते हैं, रसिया भी उसका पार्ट था। 15 टुकड़ों में टूटा था 1991 में, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था। उसका एक पार्ट यूक्रेन था, उससे ही जुड़ा हुआ था ये पोलैंड। आगे देखिए, तो पोलैंड अनेक देशों में साम्यवादी दलों का शासन स्थापित हुआ। इन देशों के शासकों तथा साम्यवादी दलों को पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी शासन वाले देशों में एक पोलैंड भी था। उस समय पोलैंड पर जारुजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। किसके नेतृत्व में, इसको लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। जारुजेल्स्की
जारुजेस्की के नेतृत्व में ये हैं पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। अन्य साम्यवादी देशों की तरह पोलैंड में भी किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। 14 अगस्त 1980 को पोलैंड में एक घटना घटी। उस दिन गडास्क शहर था। गडास्क शहर में स्थित लेनिन जहाज कारखाना गडास्क में लेनिन जहाज कारखाना मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल का कारण था एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से, एक क्रेन जो चला रही थी महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाला जाना। मजदूरों की मांग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। आगे देखिए, अन्य साम्यवादी शासन वाले देशों की तरह पोलैंड में साम्यवादी दल के मजदूर संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे मजदूर संघ को हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी। केवल हड़ताल कर सकते थे तो साम्यवादी दल के जो मजदूर संगठन थे वही कर सकते थे, बाकी मजदूर संघ हड़ताल नहीं कर सकते थे। अतएव हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, परंतु मजदूर बिना इसकी परवाह किए हड़ताल पर डटे रहे। इसी कारखाने नौकरी से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन था। उसे लेक वालेस हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। धीरे धीरे हड़ताल पूरे देश शहर में फैल गया तथा इसके समर्थकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि पहला था कि देश में स्वतंत्र मजदूर संघ की मान्यता मिले, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। इस तरह आंदोलन की लोकप्रियता के समक्ष सरकार को झुकना पड़ा। लेक वालेस के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया। यह समझौता गडास्क संधि, इस समझौते को क्या कहते हैं? गडास्क संधि कहलाई। इस गडास्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना जिसकी लोकप्रियता पूरे पोलैंड में बढ़ गई। इस मजदूर संगठन का नाम सोलिडरनोस्क तथा सोलिडेरिटी रखा गया। सोलिडेरिटी के रूप में पहली बार किसी साम्यवादी शासन वाले देश में किसी स्वतंत्र मजदूर संगठन का जन्म हुआ था। ये 1 वर्ष के भीतर ही सोलिडेरिटी की शाखाएं पूरे देश में स्थापित हो गई और इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। 1988 में लेक वालेस के नेतृत्व में पोलैंड में फिर हड़ताल हो गई। इस समय तक पोलैंड की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट होने लगी थी। सोवियत संघ से सरकार को मदद का कोई भरोसा नहीं था। पोलैंड की साम्यवादी सरकार के कुप्रबंध और भ्रष्टाचार के किस्से सामने आने से जनरल जारुजेस्की के नेतृत्व वाली सरकार के समक्ष संकट बढ़ने लगे। हजारों की संख्या में सोलिडेरिटी के सदस्यों को जेल में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फिर से छीन ली गई। लेक वालेस के नेतृत्व में आंदोलन पूरे देश में फैल गया। अंततः पोलैंड की साम्यवादी सरकार को झुकना पड़ा। पहले एक बार छीनते हैं, फिर उसको फिर से विरोध होता है तो उसको फिर वापस कर देते हैं। पोलैंड की जो साम्यवादी सरकार थी उसको क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा। 1989 में पुनः सरकार एवं लेक वालेस के बीच एक समझौता हुआ। ये वही समय है जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा है और सोवियत संघ विघटन की तरफ बढ़ रहा है। एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार पोलैंड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हुए। लेक वालेस के नेतृत्व में सोलिडेरिटी पार्टी ने सीनेट के 99 सीटों पर सफलता प्राप्त की। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति के पद के लिए पहली बार चुनाव हुए। इस चुनाव में लेक वालेस को बहुमत प्राप्त हुआ और वह देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। जो इलेक्ट्रीशियन
कभी कंपनी से निकाल दिया गया था, वही बाद में चल के देश का राष्ट्रपति बनता है पोलैंड में। हमें क्या करना है अब? खुद करें, खुद सीखे में क्या है, नक्शे में पोलैंड को ढूंढे तथा यह बताओ कि 1980 के दशक में यूरोप के किन किन देशों में साम्यवादी शासन था। नक्शे में उन देशों का रंग भरो। आपको काम करना है कि किताब में आपका दिया है पोलैंड कहाँ है और पोलैंड के साथ साथ यूरोप में कितने देशों में यूरोप के कितने देशों में साम्यवादी शासन था, उनको पहचानिए, आप लिखिए। उन देशों का पता लगाओ जहां वर्तमान में साम्यवादी शासन है। हाँ, अभी भी बताइए आप कि कहाँ कहाँ साम्यवादी शासन व्यवस्था है। अच्छा, हम बता दें, अभी इस समय पूरी दुनिया में साम्यवादी शासन व्यवस्था है चीन में है, उत्तर कोरिया में है और क्यूबा में है और एक और है आपका वियतनाम। इन 4 देशों में अभी साम्यवादी व्यवस्था बना हुआ है, बाकी देशों से हो गया। और अभी हाल ही में भारत से भी जो साम्यवादी सरकारें हैं, किसी भी राज्य में पहली बार साम्यवादी सरकार नहीं, अभी केरल में साम्यवादी जो सरकारें थी वो गिरी। चलिए, लोकतंत्र की विशेषता जानते हैं हम लोग कि हमने अभी तक चिली एवं पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना संबंधी घटनाओं को देखा। बच्चों, हमने देखा है कि चिली में आयंदे की लोकतांत्रिक सरकार आम जनता के बीच लोकप्रिय थी, क्योंकि सरकार ने आम लोगों की भलाई के लिए कई सुधारात्मक कार्यक्रम चलाया था। 11 सितंबर 1973 में तख्ता पलट के बाद बनी सरकार और लोकतांत्रिक थी, जिसका उद्देश्य अमीरों की हित साधना था। अतः पुनः 1988 में जनमत संग्रह के बाद चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। 1980 के दशक की पोलैंड की साम्यवादी सरकार और लोकतांत्रिक थी, जिसका नेतृत्व निरंकुश शासक जनरल जरूलेस्की कर रहा था। यह सरकार जनता में अलोकप्रिय थी, लेकिन 1990 में लेक वालेस के नेतृत्व में बनी पोलैंड की सरकार पूर्व की सरकार की तुलना में इस अर्थ में भिन्न थी कि यह एक निर्वाचित सरकार थी। बच्चों, आओ हम इन सभी सरकारों की आपस में तुलना करें। सबसे पहले 2 अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें। चिली में पिनोशे की शासन और पोलैंड में साम्यवादी शासन में निम्नलिखित अंतर था। रुकिए 2 मिनट, पानी पी लीजिए थोड़ा सा, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए, फिर पानी पी लिए तो फिर अब अंतर देखते हैं। चिली में सैनिक शासन था, जबकि पोलैंड में एक पार्टी का शासन था। दूसरा है कि पोलैंड की साम्यवादी सरकार का यह दावा कर रही थी कि वह पोलैंड के मजदूर वर्ग की ओर से शासन कर रही है। चिली के शासक पिनोशे का एक ऐसा कोई दावा नहीं बनता था। तीसरा है कि जहां पोलैंड का शासन किसी विशेष मजदूर संगठन के अधिनायकवाद का उदाहरण था, वहीं चिली का शासन सैनिक अधिनायकवाद का था। पोलैंड में किसका था? तो मजदूर संगठन का अधिनायकवाद, जबकि चिली में सैनिक अधिनायकवाद था। इन समानताओं के बावजूद दोनों में कुछ निम्नलिखित समानताएं थी। इन असमानताओं के बावजूद कुछ निम्नलिखित समानताएं भी थी। पहला क्या समानता था पोलैंड और चिली में? तो दोनों देशों में शासकों का चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकी थी। दूसरा था कि दोनों ही देश में जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी। कहने का मतलब है कि जहां चिली और पोलैंड में कुछ समानताएं भी थी, तो कुछ असमानताएं थी। असमानताएं क्या थी? तो एक में सैनिक शासन था, तो एक में मजदूरों का संगठन था, या एक पार्टी का शासन जैसे चीन में है, एक पार्टी सिस्टम। और क्या असमानता था? तो एक में जो मजदूर संगठन के शासक थे वो कह रहे थे कि हमने जनता का शासन, जनता की तरफ से, मजदूरों की तरफ से शासन कर रहे हैं, जबकि चिली में सैनिक ऐसा नहीं कह सकते थे। तो ये देखेंगे। और समानताएं क्या थी कि एक समानताएं दोनों जगह जनता शासकों को चुनाव नहीं करती है और किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि या कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं रहती है। चलिए, तो आगे हम देखते हैं कि अब हम 3 लोकतांत्रिक सरकारों, चिली की आयंदे सरकार, पोलैंड की लेक वालेस सरकार और चिली की मिशेल सरकार की समान विशेषताओं का विश्लेषण करते हैं।
इनमें क्या था, तीनों सरकारों का चुनाव देश की जनता द्वारा हुई थी, बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियों या फौज शासन नहीं चला रही थी। तीसरा है कि नागरिकों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी। आइए हम उपरोक्त विवरण के आधार पर लोकतंत्र की कुछ समान विशेषताओं की पहचान करते हैं। लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुने। सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही शासन पर देश पर शासन करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी होती है। लोगों को संगठन बनाने का भी अधिकार होता है। हम अध्याय 2 में इस प्रश्नों का दोबारा आएंगे और लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा बनाएंगे। ऊपर के कथाओं को पढ़ने के बाद हम निम्न निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र के सामने उठती चुनौतियों और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु लोगों ने काफी संघर्ष किया। कई देशों में लोकतंत्र की बहाली के बाद सैनिक तख्ता पलट हुए और देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना हुई। पुनः लंबे संघर्ष के बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। आइए हम लोकतंत्र की मूल विशेषताओं, जिनका उल्लेख पहले किया गया था, उनके आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान करें। ये सारी स्थितियां नीचे अंकित नक्शे में साफ दिख रही हैं। पहले नक्शे में 1950 लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में को दर्शाया गया है। सन 1975 तक दुनिया के कई औपनिवेशिक देशों में स्वतंत्रता मिल गई थी। उन देशों को 1975 वाले दूसरे नक्शे में दर्शाया गया। इस तरह आगे बढ़ते हुए तीसरे नक्शे में सन 2000 तक वैसे देशों को दर्शाया गया है जहां 21वीं सदी की शुरुआत तक लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। तो आइए देखते हैं मैप सही से। ये है 1900 और 1950 के बीच लोकतांत्रिक देशों का। इसमें आप देखेंगे तो हमारा प्यारा भारत भी है, जहां लोकतंत्र स्थापित हो गया था। हमारा प्यारा भारत कहाँ है? ये है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे कनाडा, यूएसए, मैक्सिको में भी नहीं हुआ है, चिली में हो गया है, अर्जेंटीना में हो गया है, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में कई सारे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र स्वतंत्र हो गए, लोकतंत्र स्थापना में। पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश है, म्यांमार है इधर, और कई सारे यूरोप के भी देश हैं जहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया था। जरा देखते हैं 1975 में लोकतांत्रिक सरकारें कहाँ कहाँ थी। तो फिर से एक बार हम पहले अपने प्यारे भारत को देखेंगे। प्यारा भारत है अपना, यहाँ पे अपना पड़ोसी है पाकिस्तान, कनाडा, यूएसए, यहाँ से कई सारे देश हैं, और अर्जेंटीना है। बाकी कई सारे देशों में जहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ था वहाँ पे तानाशाही या गैर देश समाजी देश आ गए थे, और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा रहा। जापान में भी लोकतांत्रिक सरकारें रही। कई सारे देश आप यहाँ पे देख सकते हैं और पहचान कर सकते हैं। 2000 तक, 2000 में देखिए, 2000 तक तो दुनिया के बहुत सारे देशों में लोकतंत्र स्थापित हो गया था। अपना प्यारा भारत पहले, एक है आपका रसिया, कनाडा, ये हो जाएगा आपका मैक्सिको, यूएसए, ब्राजील, और दक्षिण अमेरिका का लगभग मैक्सिमम देश, एक दो देश छोड़ के, एक देश छोड़ के। और ये कौन सा देश है, इसका नाम आप बताइए। तो दक्षिण अमेरिका में कौन सा ये देश है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे देशों में लोकतंत्र स्थापित
हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि ऊपर के देशों को देखकर हमारे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। 20वीं सदी में लोकतंत्र की यात्रा कैसे रही, यह विस्तार कब हुआ और किन क्षेत्रों में हुआ, क्या पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विकास हुआ। क्या हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ। क्या आज भी दुनिया के काफी बड़े हिस्से में लोकतंत्र नहीं है। आओ हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर एवं अपने संशय को समाधान लोकतंत्र के विस्तार विभिन्न चरण नामक उपशीर्षक से ढूंढे। कहाँ पहुंचे, क्या समझे, ये आप देख लीजिए एक नजर में और इसमें पढ़ के भरिए। इन नक्शों के आधार पर 3 देशों तक की पहचान करें जहां नीचे दिए गए वर्षों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी और फिर नीचे अफ्रीका में 1950 में कितने देशों में लोकतांत्रिक था, एशिया में कितने था, यूरोप में कितने था, लैटिन अमेरिका में कितने था, ये बताना है। फिर उसके बाद 1975 में अफ्रीकी महाद्वीप में कितना है, एशिया में कितना है, यूरोप में, लैटिन अमेरिका में कितना है, और 2000 में अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका में ये बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग अपने कॉपी कलम से करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकतंत्र के विभिन्न चरण जो थे उसको हम लोग देखेंगे। आइए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग पूरा देख लीजिएगा। तो लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण हैं। हम सबसे पहले प्राचीन भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था का अवलोकन करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। इन गणराज्यों में कपिल वस्तु का शाक्य, सुभार पर्वत के भागों का प्रांत, अलकंपा का बुल्ली। देखिए, प्राचीन भारत में कई सारे देशों में कई सारे जो राज्य थे उसमें आपका लोकतंत्र था और यही बात इसमें बता रहा है। कहाँ कहाँ था। ईसा की 6ठी शताब्दी में बुद्ध काल के में गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। इन गणराज्यों में कपिल वस्तु का शाक्य, सुभार पर्वत के भाग का प्रांत, अलकंपा का बुली, केरुपुत के कलाम, राम ग्राम, कुशीनारा का महल, पीपली वन के मैर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह आदि शामिल थे। गणराज्यों में शासन का प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था जिसे राजा कहा जाता था। राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति के पास थी जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते थे। ये सभी प्रतिनिधि भी राजा कहलाते थे। कहा जा सकता है कि लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में 1707 राजा प्रतिनिधि थे। यानी जो आज सांसद चुने जाते हैं वैसे ही राजा का प्रतिनिधि चुने जाते थे और 1707 प्रतिनिधि होते थे। कहाँ, लिच्छवी गणराज्य में। देखिए कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। जब कोई कहता है कि हम लोकतंत्र को बाहर से लाए हैं, तो नहीं, लोकतंत्र हमारे देश में पहले से ही था, हम कहीं उसको बाहर से लाए नहीं हैं। 1707 राजा के प्रतिनिधि थे। प्रत्येक राजा के अधीन एक उप राजा होता था, फिर सेनापति तथा भंडारिक आदि पदाधिकारी होते थे। सभी प्रकार के निर्णय बहुमत से होता था। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बुद्धकालीन गणराज्य में शासकों का चुनाव होता था। राजा का बेटा राजा नहीं, बल्कि उनका चुनाव होता था, उनको राजा कहा जाता था। आइए अब हम आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों की अवलोकन करते हैं। तो प्रारंभिक चरण क्या है। तो आधुनिक विश्व में सन 1789 ईस्वी में हुई फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरुआत होती है। तो लोकतंत्र का स्थापना कहाँ से होता है। तो आप कहेंगे कि लोकतंत्र की स्थापना फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट होती
है। इस क्रांति ने लोकतंत्र के तीनों तत्वों को स्थापित किया। क्या क्या? तो स्वतंत्रता, समानता एवं भारतीयत्व। लेकिन फ्रांस के जन विद्रोह ने अस्थायी और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की। क्यों? क्योंकि फ्रांस के शासकों ने कई बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका, परंतु फ्रांस में बार बार लोकतंत्र स्थापित हुए। फ्रांस के 1789 की क्रांति का संदेश संसार के कई देशों में फैल गया। इस जन विद्रोह ने यूरोप में जगह जगह लोकतंत्र के लिए संघर्ष की प्रेरणा जगा दी। आगे देखिए, ब्रिटेन में लोकतंत्र फ्रांसीसी क्रांति के पहले से कदम रख चुका था, लेकिन यहाँ इसकी प्रगति बहुत धीमी थी। ब्रिटेन में 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र ने धीरे धीरे अपने पैर जमाना शुरू किया। आपसे कोई पूछे, यहाँ जानना चाहिए कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। धीरे धीरे पैर जमा लिए। यहाँ कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी जिससे राजशाही और सामंत वर्ग की शक्तियां कम होने लगी और जनता को कई अधिकार प्राप्त हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले ब्रिटेन का शासन था। कहाँ पे? अमेरिका में पहले किसका शासन था? ब्रिटेन का। जैसे हमारे यहाँ हम ब्रिटेन के गुलाम थे, वैसे ही अमेरिका भी गुलाम था। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष शुरू हुआ। इसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और ये संग्राम 1776 ईस्वी में अमेरिकी नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। उस सभी उपनिवेशों ने आपसी सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। अमेरिका में 1789 ईस्वी में एक लोकतांत्रिक संविधान लागू किया गया और आज भी इसी संविधान के अनुसार अमेरिका की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। मध्य की 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ और इसमें प्रगति भी हुई, परंतु यह संघर्ष नागरिकों की राजनीतिक समानता, लोगों की स्वतंत्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता जैसे मूल्यों के प्रति प्राप्ति तक ही सीमित रहा। अभी भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जनता को प्राप्त नहीं थे। 1900 ईस्वी तक न्यूजीलैंड को छोड़कर किसी देश में जनता का सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त नहीं था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1900 ईस्वी तक केवल न्यूजीलैंड एक ऐसा देश था जहां पे जनता को सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था, केवल न्यूजीलैंड में 1893 न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में ही जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया था। कुछ देशों में मताधिकार उन्हीं को प्राप्त था जिसके पास निजी संपत्ति थी। अमेरिका में आम महिलाओं के साथ अश्वेत पुरुषों को भी मताधिकार नहीं था। जो काले लोग थे उनको मताधिकार, मत देने का अधिकार या वोट देने का अधिकार नहीं था। कहाँ नहीं था? अमेरिका में नहीं था, दुनिया के और सारे कई देशों में नहीं था। सबसे पहले कहीं था 1900 तक न्यूजीलैंड था। अमेरिका में आम महिलाओं के साथ अश्वेतों को भी नहीं था। इस तरह अभी भी लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष की जरूरत थी। अब सभी वयस्क, चाहे वो महिला हो अथवा पुरुष, चाहे वो गरीब हो या अमीर, श्वेत हो या अश्वेत, को मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष करने लगे। अभी तक इतना तो निश्चित हो चुका था कि यूरोप, उत्तर और दक्षिण में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया था। इन देशों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मर्जी से सरकार का चयन किया, जबकि चुनाव में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ही होते थे।